हेलो हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का इंग्लिश पोएम का अगला चैप्टर, जिसका नाम है द सोल्जर। ठीक है। द सोल्जर के लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक। ध्यान से सुनना। द सोल्जर है ना, ये जो पोएम है इसका लेखक है रूपर्ट ब्रूक। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इसलिए इन्हें इंग्लिश पोएट कहा जाता है। इंग्लिश पोएट के साथ साथ ब्रिटिश पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें इंग्लैंड का ही पुराना नाम ब्रिटेन था, इसलिए इन्हें ब्रिटिश पोएट कहा जाता है। यह एक सोल्जर थे, इसलिए यह युद्ध लड़ा करते थे, इसलिए इन्हें ना बार पोएट भी कहा जाता है। यह बार पोएट भी इन्हें कहा जाता है, यानी रूपर्ट ब्रूक को बार पोएट भी कहा जाता है। इंग्लिश पोएट का है, ब्रिटिश पोएट, सब इन्हीं को कहा जाता है। और ये क्या करते थे ना कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो ये लोगों को इंस्पायर करते थे अपने देश के प्रति। लोगों को नहीं, मतलब सोल्जर को जो वहाँ पर युद्ध कर रहे थे उन्हें। जैसे देखो 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन अगर कोई पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति सॉन्ग बजता है तो अंदर जोश भर जाता है। उसी प्रकार ये ऐसा कविताएं लिखते थे ना, ऐसा पोएम लिखते थे कि वहाँ के जो सोल्जर लड़ते थे ना उनके अंदर जोश भर जाता था। ये लोगों को बताते थे कि अगर हम युद्ध लड़ते समय भी हमारा मृत्यु हो जाए ना तो ये हमारा गर्व की बात है। बहुत फैलाने की कोशिश करते थे, मतलब पेट्रियोटिज्म को लोगों को वहाँ के जो सोल्जर थे इंस्पायर करने की कोशिश करते थे। इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी को। याद रखना, इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी को। मृत्यु 1915 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जन्म हुआ था 1887 ईस्वी को। मृत्यु 1915 ईस्वी को। जन्म 1887, मृत्यु 1915 ईस्वी को। इनका मृत्यु होने का कारण था सेप्टिकेमिया। सेप्टिकेमिया का मतलब होता है घाव का सरना। सेप्टिकेमिया का अर्थ होता है घाव का सरना। इनका कारण, मरने का कारण था सेप्टिकेमिया। एक्चुअली हुआ था क्या कि इनका पाँव में एक गोली लगा था। गोली को नहीं निकाल पाने के कारण वो सड़ गया, धीरे धीरे इतना सड़ गया, इतना फैल गया कि सेप्टिकेमिया ही के कारण ही इनका मृत्यु हो गया। ये केवल एक ही साल युद्ध में लोगों को इंस्पायर करने के किए, इसलिए इन्हें ईयरली फेज के लिए, अगर इनके लिए पूछ सकता है कि कौन सा फेज के थे तो ईयरली फेज, केवल एक ही साल ये प्रचार कर पाए थे। तो फेज पूछे, ईयरली फेज, ईयरली फेज। रूपर्ट ब्रूक कैसा पोएट है? ब्रिटिश पोएट, बार पोएट, साथ ही साथ एक सोल्जर थे। द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक। इन्हें ना W.B. येट्स थे, W.B. येट्स, वो ना इन्हें कहा था ना कि जो इंग्लैंड है ना इसका सबसे ज़्यादा मतलब हैंडसम, मतलब खूबसूरत जो व्यक्ति है ना वो ही है रूपर्ट ब्रूक बहुत खूबसूरत है, ऐसे W.B. येट्स ने कहा था। याद रखना, W.B. येट्स ने। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, बता दिए थे। अब हम चलते हैं इनके थोड़ा सा परिचय और जान लेते हैं। इनका ब्रिटिश पोएट कहा जाता है, ये बता दिए हैं। बार पोएट भी कहा जाता है। ये इंस्पायर कर देते लोगों को, मतलब वहाँ के जो सैनिक थे ना उसे मतलब देश के प्रति जागरूक करते थे, उनके अंदर जोश भरने की कोशिश करते थे। इन्हें W.B. येट्स ने इंस्पायर किए, डिस्क्राइब किए हैं एक यंग मैन के रूप में, यानी कि सबसे मतलब खूबसूरत व्यक्ति के रूप में W.B. येट्स ने रूपर्ट ब्रूक को ना कहा है कि बहुत खूबसूरत व्यक्ति है। जो रूपर्ट ब्रूक हैं, ये बहुत खूबसूरत है, ऐसा कहे थे W.B. येट्स ने। इनका मरने का कारण था सेप्टिकेमिया का मतलब होता है घाव का सरना। अरे पूछ सकता है कि कैसा पोएम है, अगर पोएम पूछे कि कैसा पोएम है तो ये बार पर लिखा गया का पोएम है, तो इसलिए इसे बार पोएम भी कहा जा सकता है कि कैसा पोएम है तो बार पोएम। ठीक है। और ये कैसा पोएट है तो बार पोएट है। ठीक है। और ये जो पोएम है ना ये 14 पदों में लिखा गया है, और 14 पदों के लिखे गए पोएम को सोनेट कहा जाता है। ध्यान से सुनना, सोनेट किसे कहा जाता है? वैसा कविता, वैसा पोएम जिसमें टोटल 14 लाइन हो, जिसमें 14 लाइन में लिखा जाए उसे सोनेट कहा जाता है। सोनेट के प्रथम 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। सोनेट के प्रथम 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है, और लास्ट के 6 लाइन को सिस्टेव कहा जाता है। वही मैंने लिखा हूँ कि सोनेट 14 लाइन का कविताएं होती है, 14 लाइन का होता है। सोनेट 14 लाइन का होता है। इसका प्रथम 8 लाइन ऑक्टेव कहलाता है। प्रथम 8 लाइन ऑक्टेव कहलाता है। तो पूछेगा कि ऑक्टेव कितने लाइन का होता है तो 8 लाइन। ऑक्टेव 8 लाइन, सिस्टेव 6 लाइन, सोनेट कितने लाइन का होता है? 14 लाइन। सोनेट 14 लाइन, ध्यान से सुनना, सोनेट 14 लाइन का होता है। तो सोनेट कितने लाइन का हो जाएगा? सोनेट हो जाएगा 14 लाइन का, और ऑक्टेव 8 लाइन, और सिस्टेव 6 लाइन। ठीक है। इसका थीम जान लेते हैं। थीम का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ।
मतलब इस कविता में क्या व्यक्त करते हैं, तो कहते थे इस द पोएम, इस कविता में द पोएम शो दिखाते हैं, इस कविता में सोल्जर, इस कविता में सोल्जर दिखाते हैं, इस सोल्जर यानी कि रूपर्ट ब्रूक पोएम, ये भी एक सोल्जर थे, यानी सोल्जर का मतलब ये सैनिक थे, ये एक सैनिक थे। शो दिखाते हैं द पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति को, देशभक्ति फीलिंग मतलब देशभक्ति भावना को, देशभक्ति के, देश के प्रति भावना को ऑफ अ सोल्जर टुवार्ड्स हिज मदरलैंड, अपने देश के प्रति एक सैनिक का देशभक्ति को ये शो करते हैं। जो कविता है ये अपने देश के प्रति एक सोल्जर को किस तरह से अपने देश के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं, वो इस कविता में मतलब रूपर्ट ब्रूक व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो थीम समझ गया कि द पोएम, इस कविता में शो दिखलाते हैं द पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति फीलिंग को, फीलिंग यानी भावना को ऑफ द सोल्जर के लिए अपने देश के प्रति टुवार्ड्स हिज मदर लैंड। ठीक है, तो कविता कवि पोएट से परिचय से इतना ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, कवि परिचय से ही बहुत ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव आता है। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर का लेखक रूपर्ट ब्रूक, द सोल्जर के लेखक रूपर्ट ब्रूक। इनका जन्म हुआ था 1887 ईस्वी को, जन्म 1887 ईस्वी, जन्म 1887 ईस्वी, मृत्यु 1915 ईस्वी, मृत्यु 1915 ईस्वी। ये प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में काम किए थे, मतलब युद्ध लड़े थे, या और केवल ये एक ही साल लड़ पाए थे, इसलिए इन्हें ईयरली फेज के लिए जाना जाता है। कौन सा फेज? ईयरली फेज। कौन सा फेज? ईयरली फेज। ठीक है, इन्हें वार पोएट भी कहा जाता है, साथ ही साथ इंग्लिश पोएट, ब्रिटिश पोएट भी, क्योंकि इनका जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। ठीक है, ये युद्ध लड़ते थे, वार पोएट कहा जाता है। इनका मृत्यु हो गया था सेप्टिकेमिया नामक घाव के कारण, सेप्टिकेमिया नामक बीमारी के कारण। सेप्टिकेमिया क्या होता है? तो घाव का सड़ना को ही सेप्टिकेमिया कहा जाता है। ठीक है, और ये जो पोएम है ये 14 लाइनों का है, इसलिए इन्हें सोनेट कहा जाता है। 14 लाइन की जो भी कविता रहता है, पोएम रहता है, उसे सोनेट कहा जाता है। प्रथम 8 लाइन को ऑक्टेव, अब अंतिम 6 लाइन को सेस्टेव कहा जाता है। प्रथम 8 लाइन ऑक्टेव, अंतिम 6 लाइन सेस्टेव और 14 लाइन सोनेट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कवि पोएम की ओर। तो देखना ध्यान से, कवि क्या कहना चाहते हैं कि इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई, कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं, यदि, इफ मतलब यदि मैं, शुड डाई यदि मैं मर जाऊं, तो सोचना, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, ओनली थिंक ओनली दिस फॉर मी, सोचना केवल इतना मेरे बारे में, सोचना केवल इतना ऑफ मी, मेरे बारे में, सोचना केवल इतना मेरे बारे में। इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, सोचना केवल इतना मेरे बारे में। कहना क्या चाह रहे हैं हम, अपने जो देश के जो जनता हैं उन्हें कह रहे हैं, क्योंकि एक सोल्जर थे और ये युद्ध लड़ रहे थे। तो युद्ध लड़ते समय एक कवि पोएम लिखते हुए कहते हैं कि देखो देशवासियों, यदि मैं युद्ध लड़ते समय मर जाऊं तो केवल इतना सा ही सही, थोड़ा सा ही सही मेरे बारे में सोचना। क्या सोचना? जो बताते हैं कि थोड़ा सा सोचना कि डाइट जो देयर, ये जो ये है ना, ये इसको ना ऐसे तो का माना जाता है, एपिस्ट्रोफी एस, तो इसको ऐसे मतलब किसको, यहाँ पे ईज का सेंस निकलेगा, यहाँ से ईज भी होता है। तो डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड है, डैट मतलब कोई भी होता है, जो भी होता है, तो यहाँ पर कोई ही ज़्यादा सेंस निकलेगा। सोचना केवल इतना मेरे बारे में कि ठीक है, कि देखो डैट मतलब की भी होता है, कोई भी होता है, जो भी होता है। तो देखो यहाँ पे सेंस निकालने की कोशिश करो, क्या निकल सकता है कि सोचना इतना केवल मेरे बारे में कि, इसका हिंदी तो होता नहीं देयर का, जब देयर शुरू में रहता है इसका हिंदी नहीं निकलता है। इज का तो है होता है, सम कॉर्नर कुछ कोना, कुछ
कोना ऑफ अ फॉरेन फील्ड, ऑफ अ फॉरेन फील्ड, विदेशी जमीन का, विदेशी जमीन का, डेट जो है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इंग्लैंड का, जो है हमेशा, इधर हमेशा के लिए इंग्लैंड का, तो लिख सकता है जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड का है। देयर शैल बी, जहाँ होगा, जहाँ होगा, इसका बोल रहे हैं, इसका कि जहाँ होगा, जहाँ होगा, देयर शैल बी, जहाँ, देयर मतलब जहाँ होगा, देखो शैल बी का सेंस निकालता है, तो जहाँ होगा, जहाँ होगा, देखो क्या कहना चाहते हैं कि डैट, देखो कहते हैं यदि मैं मर जाऊँ या गलती से अगर मैं युद्ध लड़ते लड़ते मर जाऊँ तो केवल इतना सोचना कि कोई कोना है विदेशी ज़मीन का। अभी कोना का क्या सेंस निकलता है आगे बताते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, कि कोना है जो हमारे देश में नहीं है, दूसरा देश में है, पर उससे तुम हमेशा अपना मानना, वो हमेशा इंग्लैंड का ही रहेगा। ठीक है, तो कहना चाहते हैं कि डाइट देयर इज सम कॉर्नर, है कुछ कोना, विदेशी फॉरेन, विदेशी फील्ड ज़मीन का, डेट जो है हमेशा के लिए इंग्लैंड का, जहाँ होगा, जहाँ होगा, इन डैट, जहाँ होगा, इन डैट रिच अर्थ, कहना चाहते हैं जहाँ होगा उस पृथ्वी जमीन में, उस धनी जमीन में, जहाँ होगा, जहाँ देयर शैल बी, जहाँ होगा उस मतलब अमीर, रिच, धनी पृथ्वी में, आ रिचर डस्ट, एक उससे भी ज़्यादा, रिचर मतलब कि उससे भी ज़्यादा धनी एक धूल छिपा हुआ। कहते हैं कि सोचना कि एक विदेशी ज़मीन का जो ज़मीन है उसका एक कोना, जो मट्टी है ना उसके अंदर देखना कि उस मट्टी, उस अमीर मट्टी, जो मतलब मट्टी है ना वो भी धनी है, और इस धनी मट्टी से भी अंदर एक और धनी धूल छुपा हुआ होगा, जो कौन होंगे, वो स्वयं होंगे। कंसीडर डस्ट, कंसीडर का मतलब छुपा हुआ, इसका साइनो पूछ सकता है तो क्या हो जाएगा, हिडन। कंसीडर का मतलब क्या होता है, हिडन मतलब ही छुपा हुआ, और कंसीडर का अर्थ भी निकलता है छुपा हुआ। तो इनका साइनो पूछेगा कि कंसीडर किसके लिए है, तो हिडन के लिए। कहते हैं ना कि वो विदेशी ज़मीन का टुकड़ा ना उसके अंदर मतलब जो धूल है ना उससे भी ज़्यादा, मतलब मट्टी से भी ज़्यादा अमीर धूल उसके अंदर छिपा हुआ होगा। इसका मतलब क्या, कहना क्या चाह रहे हैं, फिर समझाता हूँ कि कहना क्या चाहते हैं, इसका अर्थ क्या कहना चाहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा ना, जब मैं मर जाऊँगा, जैसे देखो क्या होता है कि कोई जैसे कहीं युद्ध हो रहा है, ठीक, तो युद्ध होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया में हैं और इंडिया पाकिस्तान से नहीं हो, जरूर नहीं है इंडिया को हो जाए किसी जैसे में हो गया ताइवान के साथ, ऐसा तो होगा नहीं, ताइवान के साथ नहीं, तो जैसे मान लो कि हो गया इराक के साथ, ये सब मतलब हो गया दूर दूर देश के साथ। तो वो क्या करते हैं कि यहाँ से अपने सैनिक को किसी और देश में भेजते हैं और वहाँ से लड़ता है। अब मान लो कि वहाँ पे बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसे यहाँ नहीं लाया जाता है। ज़्यादातर क्या होता है केसेस में कि वहीं पे मतलब गाड़ दिया जाता है ज़मीन के अंदर, वहीं पे सारा क्रियाक्रम करके वहीं पे छोड़ दिया जाता है। तो वही बोलना चाह रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊंगा ना, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत दुनिया में हुआ था, तो जरूर नहीं कि इंग्लैंड में लड़ रहे थे, ये जर्मनी जा करके मतलब जर्मनी से किसी और देश में जाकर लड़ रहे थे। तो ये कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा ना तो मुझे जिस ज़मीन में गाड़ा जाएगा ना वो ज़मीन भी ना इंग्लैंड का होगा। और तुम लोग इसे याद रखना कि जो छुपा हुआ उस ज़मीन में जो व्यक्ति है ना, वो उस मिट्टी से भी ज़्यादा अमीर धूल, या अपने आप को एक धूल, डस्ट अपने आप को एक धूल बताते हैं कि ज़मीन में एक छुपा हुआ धूल उस अमीर ज़मीन से मतलब धनी ज़मीन से भी ज़्यादा अमीर एक छुपा हुआ है, जिसी के कारण ही वो ज़मीन है ना वो इंग्लैंड का है। समझा क्या कहना चाह रहे हैं कि उस ज़मीन में एक धूल छुपा हुआ है, और धूल छुपा हुआ है यानी कि कहने का मतलब है कि हम मर जाने के बाद भी उस जो ज़मीन है ना उसे भी अपना कब्जा में कर करके इंग्लैंड को ही देंगे। वो ज़मीन भी ना इंग्लैंड का ही है, क्योंकि हम वहाँ, हमारा शरीर वहाँ पे गड़ा हुआ है। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। अगला लाइन क्या कहते हैं, देखो, एक डस्ट, एक धूल, ए डस्ट एक धूल, होम जो इंग्लैंड ने, इंग्लैंड बोर मतलब जन्म दिया। देखो एक धूल
अपने आप को धूल बता रहे हैं। ये जो सोल्जर हैं रॉबर्ट ब्रूक, ये अपने आप को धूल बताते हैं और कहते हैं कि एक धूल ये डस्ट, एक धूल हुम जिसे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, बट यहाँ पे जगह नहीं है, ध्यान से सुनो, बोल रहे हैं कि अच्छा ऊपर लिख देते हैं कि एक धूल हुम जिसे इंग्लैंड बोर मतलब जन्म दिया, जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। एक धूल जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप्ड सवारा दैट मीन्स आकार दिया, शेप माने आकार, मतलब इस इंग्लैंड ने ही जन्म दिया है मुझे, इस इंग्लैंड ने मुझे आकार दिया है। और देखो क्या कहते हैं कि मेड अवे, पढ़ाया लिखाया यानी मुझे जागरूक किया, इस इंग्लैंड ने मुझे जन्म दिया है, इसी ने मुझे आकार दिया है, इसी ने मुझे पढ़ाया लिखा करके मुझे जागरूक बनाया है। तो कहना चाहते हैं कि ये हमारा शरीर है ही क्या, अगर हम इसके लिए जान भी दे देते हैं तो मेरा इसमें क्या है, सब तो इंग्लैंड का ही है और उसी के लिए हम जान दे रहे हैं। तो इसे थोड़ी ना कोई घाटा वाला चीज़ है, जो अपना सब उनका था वो अपना वापस ले लेंगे। तो कहना चाहते हैं कि अगर हम मर भी जाएंगे ना तो इससे मत समझना कि मतलब इससे समझो कि सौभाग्य है हमारा कि हम अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, ठीक है। तो कहते हैं कि एक धूल था जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया था, उसे सजारा संवारा था, आकार दिया था, उसे पढ़ाया लिखाया था, जागरूक बनाया था। मेड अवे गिव मतलब देना, गिव वन से, वन तो कभी होता है बट गिवेन वन से, दिया कभी हर फ्लावर अपने फूलों को, वॉर सेव्ड, मेड अवेयर जागरूक बनाया, दिया कभी हर फ्लावर, दिया कभी अपना फूल, दिया कभी हर फ्लावर अपना फूल, टू लव प्यार करने के लिए, हर वे दिया अपना रास्ता, हर मतलब उसने, उसका या उसे, उसका रास्ता, दिया उसने रास्ता, टू रोम घूमने के लिए, दिया रास्ता, वे रास्ता, दिया रास्ता, टू रोम घूमने के लिए, ठीक है। हर रास्ता दिया अपना रास्ता, किसके लिए, घूमने के लिए, ठीक है। कहते हैं एक बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इस अंग्रेज यानी इंग्लैंड का एक शरीर, इंग्लैंड का एक शरीर जो मतलब ब्रीथिंग सांस लिया, इंग्लिश हेयर में यानी कि अंग्रेजी हवा में। कहना क्या चाह रहे हैं हम समझाते हैं, पर समझाओ ये, वास्ट नहाया, वाइदा रिवर, इस नदियों में, यहाँ के नदियों में, ब्लेस्ड वाई सन्स ऑफ होम, आशीष प्राप्त किया या आशीर्वाद लिया, आशीष प्राप्त किया अपने घर के खिड़कियों के या फिर सूर्य से, घर के सूर्य से। एंड थिंक, देखना क्या कहना चाह रहे हैं, एंड थिंक और सोचो, ये कहना क्या चाहते हैं कि देखो ये उन्हें कह रहे हैं, ये इंग्लैंड की तरफ से जो ला रहे थे सैनिक, उन्हें कि बताओ कि ये जो शरीर है इसको जन्म किसने दिया है, इंग्लैंड ने। इसे सजारा संवारा किसने है, इंग्लैंड ने। जन्म दिया इंग्लैंड ने, आकार दिया है इंग्लैंड ने, बनाया, इसे जागरूक किया है इंग्लैंड ने। इसने यहाँ तक अपना फूल दिया दूसरे से प्यार करने के लिए, इसने अपना रास्ता दिया
हर अबे अबे अपना रास्ता दिया, किस लिए? घुलने के लिए। इसने ही दिया है रास्ता। बॉडी एक शरीर जो जन्म दिया है तो इंग्लैंड का है ही, पहले से वो शरीर इंग्लैंड का है, और वो सांस भी इंग्लैंड हवा यानी कि अंग्रेजी हवा में ही वो सांस भी लिया इंग्लैंड का हवा में, और वो नहाया यहाँ के नदियों तालाबों में, यहाँ के नदी तालाबों में। इस ये जो शरीर है जो नहाया भी है, तो यहाँ के स्नान किया, नहाया मतलब यहाँ के नदियों में, ठीक है। कहते हैं ब्लेस्ड और आशीष प्राप्त किया, आशीर्वाद लिया यहाँ के घर के सूर्य से, मतलब जो मतलब सूर्य निकलता है ना, मतलब जो खिड़की से सूर्य आता है उसके मतलब आशीर्वाद प्राप्त किए हैं अपने घर के सूर्य से। एंड थिंक का कहते हैं कि तुम सैनिक लोग के कहते हैं और सोचो कि एंड थिंक, और वो लोग के कहते हैं कि सोचो दिस हार्ड, अपने दिल से, इस दिल से, दिस हार्ड, इस दिल से, ऑल इविल, EVIL है, ऑल इविल, सारी बुराइयां सेड अवे, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एंड थिंक और सोचो, दिस हार्ट, इस दिल से, ऑल इविल, सारी बुराइयां सेड अवे, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि अगर देखो ये तो शरीर पूरा इंग्लैंड का ही है, ठीक है। इसे सजाया सवारा सब चीज़ क्या इंग्लैंड ने, जन्म भी दिया इंग्लैंड ने, इसे पाला पोसा इंग्लैंड ने, आशीर्वाद दिया इंग्लैंड ने, सांस भी लिया इंग्लैंड में। अगर ये मर भी जाएं, अगर ये शरीर इसके लिए कुर्बान भी हो जाए, तो समझो कि तुम्हारी जितना भी बुराई था ना, ऑल इविल मतलब बुराई, ऑल इविल सारी बुराइयां सेड अवे, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। मतलब कहते हैं अगर तुम अगर समझो, अरे यार ये तो बोला नहीं भरा था, पता नहीं करने का अंधेरा लग रहा है, कहाँ भरा है, छोड़ो अच्छा था। तो कहते हैं कि पेस्ट नहाया इस नदियों में, यहाँ के नदियों में, आशीष प्राप्त किया यहाँ के सूर्य से। और क्या कहते हैं कि और सोचो इस दिल से सोचो कि अगर तुम्हारा अगर जान भी इस देश के लिए चल जाए, तो समझो कि तुम्हारा अंदर जितना भी तूने बुराई किया, जितना भी पाप था, वो सारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ये पल्स और एक धड़कन जो धड़क रही है, द इंटरनल माइंड, अंदर मस्तिष्क में। कहते हैं कि एक पल्स, एक धड़कन, पल्स मतलब धड़कन, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख भी देते हैं कि ये पल्स, एक धड़कन, ये पल्स इन द इंटरनल माइंड, अंतर मस्तिष्क में जो एक धड़कन जो धड़क रहा है अंतर मस्तिष्क में, नो लेस, तनिक भी नहीं छोड़ेंगे, गिविन जो दिया है, नो लेस मतलब तनिक भी नहीं, नो लेस तनिक भी नहीं छोड़ेंगे। और एक दो लाइन और है, उसको हम लिख देते हैं, इसको अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और समझाएंगे। तो इसका मतलब समझा ना कि ये जो वहाँ के जो लड़ रहे थे ना सोल्जर, उसे मतलब प्रेरित करते हैं, उन्हें मतलब अंदर ना देश भक्ति की भावना को जगाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो जोश के साथ लड़ सके। उन्हें कहते हैं कि बताओ तुम देश के लिए, अगर तुम जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, अगर उसके लिए हम कुर्बान हो जाए, तो इसमें कौन सा बुराई है? तो और हमें गर्व की बात है ना, हमारा पाला पोसा जन्म दिया, सांस लिए, यहाँ पे नहाए धोए, मतलब सब चीज़ तो किए हैं, यहाँ पे खेले हैं कूदे हैं, सब चीज़ यहाँ पे किए हैं। अगर इसके लिए मर भी जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इसका बर्ड मीनिंग याद नहीं करना, बस इतना याद रखना कि किसके लिए क्या बोले हैं, जैसे फ्लावर फूल, ये सब तो याद ही होगा। गिव्स बास्ट डे, आशीष प्राप्त, ब्रेथिंग मतलब सांस लेने, सब तो हम हिंदी इसलिए बताते हैं ताकि अगर अंग्रेजी भी देखो ना, थोड़ा सा भी पढ़ो ना, तो उसका समझ में आ जाए कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, ठीक है। तो अगले एक दो लाइन और बच रहा है, उसको लिख देते हैं और समझाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम देता हूँ, तो देखो क्या कहना चाहते हैं। वहाँ पे क्या खत्म हुआ कि हमें सब्जेक्ट को तो इंग्लैंड ने ही दिया है, अगर इसके लिए कुछ हो भी जाता है तो हमें कोई फर्क पड़ने वाला है? हमें तो और खुशी होना चाहिए, हमें तो और गर्व होना चाहिए कि हमारा जिसने हमें जन्म दिया उसके लिए हम कुर्बान हुए हैं, ठीक है। और अब क्या कहना चाहते हैं कि गिवन जो दिया, समवेयर, तनिक भी नहीं, कुछ भी नहीं पीछे, कहते हैं क्या कहते हैं कि कुछ भी नहीं पीछे छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पीछे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पीछे,
द थॉट मतलब सोच, बाई इंग्लैंड गिवेन, जो इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के द्वारा जो हमें सोच, जो विचार जो हमें दिया गया है वो तनिक भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। और क्या कहते हैं कि हर साइंट एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी अस हर डे, और वह चित्र, वहाँ का दृश्य जो मतलब जो हमारे आंखों में कायम है, वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ के जो ध्वनियाँ हैं, आवाज़ें हैं, इसका मतलब होता है चित्र। या दृश्य, इसका मतलब होता है आवाज़ें, साउंड, आवाज़, जो वहाँ के ध्वनियाँ, आवाज़ें। ड्रीम हैप्पी एज हर डे, यह खुशी सपनों की तरह, खुशहाली सपनों की तरह कायम रहेगा, जैसा कि वह दिन था, जैसा कि वह दिन था। कहते हैं कि जो इंग्लैंड के द्वारा जो सोच दिया है गया है ना, उसे पीछे नहीं छोड़ेंगे। जहां हम जाएंगे ना वहां साथ लेके जाएंगे। और जो हमें यहाँ के जो चित्र है ना, जो यहाँ का चित्र, यहाँ के जो ध्वनि है, जो हमारे कानों में सुनाई देता है, वो जब हम मर भी जाएंगे ना तो स्वर्ग तक लगे हमारे आँखों में गूंजेगा, हमारे आँखों में रहेगा और कानों में गूंजेगा। मतलब ये कहते हैं कि हमेशा हमारे साथ रखेंगे, इसे पीछे छोड़ करके नहीं जाएंगे। और कहते हैं क्या कि एंड लाफ्टर, वो हंसी ठिठोलियाँ, और कहते हैं और वो हंसी ठिठोलियाँ लर्नट जो सीखा है, लर्नट जो सीखा है, और फ्रेंड से सीखी हुई, फ्रेंड से मतलब कहते हैं कि जो फ्रेंड से जो बातें सीखे हैं, हंसी मजाक किए थे, वो सारे चीज़ याद रखे गए हैं। मतलब सारे चीज़ अपने मतलब अंतर मस्तिष्क में बैठा के सुरक्षित रखेंगे। और क्या कहते हैं कि जो सीखे हैं ना, और फ्रेंड एंड गिवन जेंटलनेस, जो विनम्रता, जेंटलनेस का मतलब क्या होता है, विनम्रता, जो सीखा है जो फ्रेंड से हमें, जो जेंटलनेस, विनम्रता जो सीखे हैं, इन द हार्ट, इस दिल में एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। देखो इसका एट पीस दिल होता है, एट पीस शांति, इन हार्ट एट पीस शांति, और अंडर के नीचे कायम रहेगा इंग्लिश हेवन, हेवन मतलब होता है स्वर्ग। तो कहते हैं ना कि जो यहाँ पे जो दोस्तों के साथ जो हंसी मजाक किए थे ना, ये हमेशा हमारे खुशी लम्हों की तरह याद आएगा, और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। जो स्वर्ग में भी जाऊंगा ना, वो स्वर्ग भी इंग्लैंड का ही होगा, और वहाँ पे भी बातें जो करेंगे ना, वो जब याद करेंगे, वो सब्जी करेंगे ना, वो इंग्लैंड का होगा। क्योंकि जो सोल्जर होता है ना, उसको रग रग में, हर एक चीज़ में, मतलब शरीर का हर एक पार्ट में देश बसता है, और देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो कहते हैं हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, जहाँ पे हमारा शरीर गिराएगा वो भी इंग्लैंड का होगा, जहाँ पे हमारा आत्मा जाएगा वो भी इंग्लैंड का होगा। और वहाँ भी जहाँ के जो ज्ञान की बातें फ्रेंड के साथ सीखे हैं, यहाँ का दृश्य, यहाँ का साउंड, यहाँ की आवाज़ें, वहाँ का हंसी ठिठोलियाँ, यहाँ के जो फ्रेंड से सीखे गए विनम्रता, सब वहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो कहानी इतना ही था। ऑब्जेक्टिव इसका करा देंगे, और इसे ध्यान से पूरा अच्छा से समझ लेना और पढ़ लेना। ठीक है।